सो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने चैनल लिटरी माइंड में। और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है और वो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने मेरे से ही पूछा था, फर्स्ट ईयर वालों के लिए वैसे तो, जिन्होंने मेरे से पूछा था कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ एक्लीज शील्ड, व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन। क्योंकि बहुत बार पूछा गया है तो आप लोगों ने मेरे से पूछा, तो मैं फाइनली आप लोगों के लिए वीडियो ला चुका हूँ। देखिएगा, पहले तो ये बताइए, ये देखिए ये एक्लीज की शील्ड थी। अब ये आपके मन में आएगा कि शील्ड होता क्या है, तो शील्ड क्या होता है, बचाने के लिए होता है अपनी बॉडी को, आर्मर टाइप का समझ लो, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे, ये अपना कौन है, एक्लीज है। ये पता है ना आपको किसकी स्टोरी है, होमर इलियड की। होमर इलियड में थोड़ी स्टोरी है, मतलब लगभग जो है वॉर चल रहा है उसके बीच का सीन दिखा रखा है, ट्रोजन वॉर का। इसके आगे की स्टोरी कोई पढ़ना चाहता है, क्योंकि इस दो होमर इलियड की अगर बात करें तो राइट इसमें जो है इन्होंने लिखा, जिन्होंने था उनका नाम है होमर, ठीक है। ये अपने हीरो है मेन एक्लीज, ये इनकी शील्ड है। थोड़ा सा मैं आपको पीछे का बता देता हूँ। अगर मैं बात करूँ स्टोरी की, तो ये स्टोरी जो है यहीं पे ख़त्म हो जाती है कि अक्लीज जो है अपने पेट्रोक्लस जो उसका दोस्त था उसकी मौत का जो है बदला लेना चाहता है, और हेक्टर को मारने के बाद उसकी डेड बॉडी अपने उसके पिताजी को यानी कि प्रियम को लौटाने जाता है। यहाँ पे स्टोरी खत्म हो जाती है। बट स्टिल यहाँ पे स्टोरी खत्म नहीं हुई है फ्रेंड, पूरी ट्रोजन वॉर की। अगर आप पूरा और पढ़ना चाहते हो कि कैसे ट्रोजन की जो वो किला था वो कैसे गिराया गया, ये सारी चीज़ें आप पढ़ना चाहते हो कि कैसे जो है एक्लीज वापस जब लड़ाई में एंटर करता है उसके बाद ये क्या क्या करता है, उसके लिए आपको द ओडिसी और पढ़नी पड़ेगी, एक अलग बुक है वो, ठीक है। बाकी अगर मैं बात करूँ होमर इलियड की, थोड़ा और मैं बता देता हूँ। होमर ने लिखी है, और ये लिखी थी उन्होंने, मतलब लिखी क्या माना जाता है कि लिखी है, वैसे तो पुराने अगर टाइम की बात करें तो चीज़ें जो है ओरली पास्ट होती थी, ठीक है। आप ये बताओ, आपने अपनी मम्मी को देखा होगा कभी, अगर थोड़ा सा मान लीजिए मतलब थोड़ा बहुत उनको नॉलेज होगी तो उनको मान लीजिए पोम्स वगैरह जो है रटी हुई होंगी। तो वैसे ही जो चीज़ें होती थी पहले, वो पुराने टाइम पे वो पास होती रहती थी बाय ओरल फॉर्म, रिटन फॉर्म में बहुत कम होता था। तो माना जाता है कि होमर ने जो है लिखा है, बदबे कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है, बट स्टिल वी कैन टेक इट एज अ रेफरेंस। एंड वन मोर थिंग, उसने इसको जो है वर्सेस में लिखा था, यानी कि पोम फॉर्म में, जो कि एक माना जाता है कि होमर क्या है, होमर इलियड जो है ये एक एपिक है, ठीक है। एपिक होता ही है आपका इसमें पोम फॉर्म में, ठीक है, वर्सेस में। तो आप कहोगे कि सर मैं तो बुक 1 बुक 2 इस टाइप से पढ़ रहा हूँ मैं, तो ये क्या है फिर। देखिए वो ठीक है आप पढ़ रहे हो, बट एक्चुअली दैट हैज़ बीन ट्रांसलेटेड फ्रॉम वर्सेस टू प्रोजेस। जो आप पढ़ रहे हो वो प्रोज फॉर्म में, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, किसी को अगर नहीं आता होगा तो उन्होंने थोड़ा बहुत सीख लिया होगा। प्रोज क्या होता है अब ये भी नहीं पता कि आप लोगों को, चलिए मैं बता देता हूँ। प्रोज क्या होता है, मान लीजिए आप नॉवल पढ़ा है कभी आपने, मान लीजिए आप पढ़ते हो, कोई भी नॉवल पढ़ लेते हो, तो उसमें क्या है कि लाइन वाइज होता है सब कुछ, ठीक है। लाइन वाइज, एक सेंटेंस दूसरा सेंटेंस तीसरा, ऐसे चलता रहता है, पैराग्राफ ये वगैरह वगैरह। लेकिन पोम में ऐसा होता है कभी, पोम में वर्सेस होते हैं, 20-30 लाइन की पोम होगी, या उसके बाद खत्म हो जाएगा। हो सकता है थोड़ी और लंबी पोम हो, और लंबी हो, और इतनी ज़्यादा ही लंबी हो जाए और उसमें बहुत सारी चीज़ें और आ जाती हैं, डिवाइन वगैरह का जो है कॉन्सेप्ट आ जाता है, और एक्स्ट्रा मतलब ऑर्डिनरी जो है उससे भी हटके अगर कोई चीज़ आ जाती है, वो वाली पोम फिर पोम नहीं कहलाती, वो आपका एपिक कहलाता है, ठीक है। जैसे महाभारत एक एपिक है तो पोम फॉर्म में वो, बट स्टिल इतना लंबा है वो, लंबा होने के बावजूद उसमें बहुत सारी डिवाइन पावर्स की बातें भी कही गई हैं, तो फिर वो एपिक हो जाता है। ये तो छोटी छोटी चीज़ें थी जो मेरे को बतानी थी, बट मेन चीज़ है कि यहाँ पे ये, अब आप समझ गए कि ये शील्ड क्या है। शील्ड ये रहा, जिससे ये बचाए, मतलब कोई मारेगा तो ये बचाएगा। देखिए आज के टाइम पे हमारे पास मिसाइल है कि कोई मारे, उधर से मारेगा बम, तो हम इधर से मिसाइल छोड़ देंगे, उसका बम बीच में ही फट जाएगा। लेकिन क्या उस टाइम पे ऐसा नहीं था ना, भाले से मारना है तो भाई अब अपने आप को बचाने के लिए क्या करोगे, यही चीज़ इस्तेमाल होगी वहाँ पे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा इसकी, इसमें बना क्या कहता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार पूछ लिया जाता है, इनसे क्या क्या तात्पर्य है, ठीक है। इनसे क्या क्या तात्पर्य है जो ये चीज़ें बना रखी हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज थिंग्स एक्चुअली। द कॉन्स्टेलेशन, यू कैन सी अ सन हियर, अ मून हियर, स्टार्स हियर, पीपल सराउंडिंग हियर, in a war situation someone, and in a happy mood someone is involved in agriculture, and someone is involved in dancing, and someone is in a you can say एक सिटी लाइफ का एक जिक्र है कहीं पे, और कहीं पे जो है एक एग्रीकल्चर वगैरह दिखा रहा है, कहीं रूरल लाइफ का जिक्र है। यहाँ पे सिटी इन द सेंस इतना बड़ा सिटी नहीं कह रहा मैं, मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप देख सकते हो, ठीक है, सिविलाइज्ड में। और यहाँ पे ये भी सिविलाइज्ड है, बट यहाँ पे क्या है, खेती बाड़ी का थोड़ा सा दिखा रखा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप ये मत लिख देना रूरल और अर्बन, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, बस फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग आई एम सेइंग दिस टू यू, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कॉन्सेप्ट आपको दिख सकता है कि लोग यहाँ पे जो है थोड़ा बहुत वॉर वगैरह के लिए भी तैयार हैं, ये वगैरह वगैरह, और यहाँ पे क्या है, लोग हंस रहे हैं, गा रहे हैं, खेल, तो कहीं ना कहीं एक कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे जो है दिख सकता है। और क्या क्या चीज़ें दिख रही है आपको, यहाँ पे समुद्र का दिख रहा है कुछ सी टाइप का, मछलियाँ हैं देखो,
तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे किसान खेती बाड़ी कर रहे हैं, डांस कर रहा है कोई, तो ये सारी चीज़ें इसमें शो की गई थी इसके। अब यहाँ पे मेन सवाल आता है कि ये डिज़ाइन किसने किया था। थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ मैं। एक्लीज के पास शील्ड ऑलरेडी थी, बट उसने पेट्रोक्लस को दे दिया था, क्योंकि एक्लीज चाहता था कि मैं अब लड़ाई ना लड़ूं, मैं वॉर में इंक्लूड ना हूं, क्योंकि एगेमेमनन ने मेरी बेइज्जती करी है, जो मैं वॉर में जीत के लाया था, जिस लड़की को उसने मेरे से वापस छीनने की हिम्मत करी, तो मैं लड़ाई नहीं लड़ूंगा। ठीक है, तो अब सारा जिम्मेदारी जो है पेट्रोक्लस के ऊपर आती है कि वो एक्लीज की शील्ड लेके, क्योंकि माना जाता था कि एक्लीज के पास वो जो शील्ड है ना, तो उसे कोई मार नहीं सकता। तो पेट्रोक्लस इसका दोस्त एक्लीज का, वो चाहता है कि मैं इसकी शील्ड लेके मैं एक्लीज का रूप धारण करके चला जाऊंगा लड़ने वॉर में। एक्लीज नहीं लड़ेगा, कोई बात नहीं, मेरी तो जिम्मेदारी बनती है ना कि मैं अपने मतलब ट्रॉय के खिलाफ ट्रोजन वॉर को लड़ूं मैं। ठीक है, तो ये ठीक है, ये तैयार हो गया पेट्रोक्लस, बट मार दिया जाता है, हेक्टर के द्वारा मार दिया जाता है इसको। तो अब ये बहुत प्यारा खतरनाक दोस्त था, मतलब बहुत ही पक्के वाला दोस्त था। कौन? एक्लीज और पेट्रोक्लस। अब पेट्रोक्लस की जब डेथ हो गई तो एक्लीज मानेगा? नहीं मानेगा। तो एक्लीज को जो है ना चाहते हुए वॉर में दोबारा कूदना पड़ता है। ठीक है, दोबारा कूदता है ये, और जब कूदता है तो इसको फिर से एक शील्ड चाहिए, क्योंकि शील्ड तो देखो मारने के बाद जो है वो शील्ड तो वही लेके चला गया होगा ट्रॉय वाले, तो इसको एक नई शील्ड की जरूरत पड़ती है। तो इसकी जो मॉम होती है थीटिस, वो क्या करती है कि एक नया जो है शील्ड बनवाती है कि भाई शील्ड बना के दो, उसमें जो है एक फायर गॉड की और किस गॉड और अलग अलग टाइप के गॉड की जो है हेल्प मांगा जाता है इसमें। ठीक है, अब एक नया शील्ड डिजाइन हो गया इसके लिए। अब इस शील्ड में ना ये खूबियां थी, मतलब खूबी की ये सारी चीजें शो की गई थी। अब मेन सवाल आता है कि इनका शो करने का रीजन क्या था। तो आप आ जाइए पीडीएफ के ऊपर अब। ठीक है, ये रहा पीडीएफ अपना, थोड़ा सा ऊपर आ जाइए, मैंने मार्क कर रखा है। ये पीडीएफ मैं आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, आप जाके वहाँ से देख लेना। ठीक है, आप सारा कुछ आप पढ़ना, बट मैं मेन चीज़ बता देता हूँ आपको। देखिए, एक्लीज की शील्ड की बात जो है वो 18th बुक ऑफ इलियड में बताई गई है, 468 पेज नंबर 2607 पेज नंबर। और इसमें जो है होमर यही डिस्क्राइब करते हैं एक्लीज की शील्ड के बारे में, भाई क्या 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 नहीं। मैंने आपको बता दिया, थीटिस इसकी मॉम ने डिज़ाइन करवाया था, मतलब डिज़ाइन क्या मतलब मांगा था किससे? हेफेस्टस से कि भाई डिज़ाइन कर दो, क्योंकि उसके पास जो है वो पेट्रोक्लस लेके चला गया था, वो हार गया, तो इसकी मॉम ने इसको डिज़ाइन करवाया किसी हेफेस्टस से कि भाई डिज़ाइन कर दो प्लीज़। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ आपको। अब मेन चीज़ आता है कि इसमें जो ये समुद्र वगैरह हैं, ये इनका शो क्या करना चाहता है, सन मून, ये शो क्या शो करना चाहते हैं। सन मून दिखाया था ना मैंने आपको, भूल तो नहीं गए? ये देखिए सन मून, ठीक है, दिख रहा है ना। तो सन मून इनका क्या है, मतलब सिग्निफिकेंस क्या है इसका? सीधा सिग्निफिकेंस ये है, देखिए 2-3 सिग्निफिकेंस निकल सकते हैं, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना और रिसर्च कर पाते हो। पहला तो ये है कि देखिए वॉर हो रही है, हम इंसान लड़ रहे हैं, बट एक्चुअली वेयर इज द पावर? द सेंट्रल पावर इज इन द हैंड ऑफ गॉड्स। तो कहीं ना कहीं सन को, मून को अपने शील्ड में रखने का ये मतलब है ना। देखिए, एक तो ओल्ड जमाना था, मतलब जमाना ओल्ड का मतलब ये है कि वी, ठीक है, लॉट ऑफ फेथ ऑन गॉड एट द टाइम। ये मैं बात कर रहा हूँ, पता है कहाँ की, कौन सी एरिया की? ग्रीस के आसपास की। पता है ना आपको ग्रीस कहाँ पे है? चलिए, तो मैं क्या कह रहा था, ये सन मून को शो करने का रीज़न ये था, ये कॉस्मोलॉजिकल थिंग्स हैं। इसको ये सीधा एक तो रेफरेंस ये निकल सकता है कि इंसान और जो है भगवान, इसके बीच में जो एक रिलेशन स्टैब्लिश करने की बात जो है साबित हो सकती है, पहली चीज़। दूसरा ये कि जिसके पास भी ये सारी चीज़ें, जिसके शील्ड में हो ये सारी चीज़ें, वो व्यक्ति मतलब कहीं ना कहीं उस पर भगवान का आशीर्वाद है, वो वॉर में जाएगा तो जीत के आएगा। एक तो ये धारणा थी। अब मान लीजिए कोई ताबीज पहन लेता है हाथ में, तो यही मान के जब पहनता है ना कि मेरी बुरी नज़र नहीं लगेगी मेरे ऊपर। समझ रहे हो मेरी बातों को? तीसरी चीज़ क्या निकल सकती है कि ये एंटीक्विटी को शो करना चाहते थे। एंटीक्विटी मतलब समझ रहे हो, प्राचीनता। तो ये दोनों चीज़ें थी, 3 चीज़ें थी जो मेरे को दिखानी थी। और डिविनिटी वाला पॉइंट तो ये मैंने आपको बता दिया कि डिविनिटी जो है शो करने की कोशिश की गई है कि भाई जिसके पास होगा कहीं ना कहीं उसके ऊपर भगवान का आशीर्वाद है। सन का, मून का, जो भी गॉड है डिफरेंट सारे, ये सन को शायद अपोलो बोलते थे। ठीक है, उसके बाद कहीं ना कहीं फिर आप बोलोगे कि सर हमने आदमी देखे, उनका क्या रोल था? सन का, मून का तो कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि भाई कॉस्मोलॉजिकल चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं से पता चल रहा है कि भगवान जो है साथ देंगे वाइल फाइटिंग द वॉर विद द ट्रोजन्स। एक तो ये रीज़न हो गया। लेकिन ये आदमी क्या कर रहे हैं, इनका क्या काम है यहाँ पे? कहीं ना कहीं आदमी जो है ये शो कर रहे हैं सिविलाइजेशन को। खेती कोई कर रहा है तो भाई खेती वाली चीज़ों को शो कर रहे हैं। ठीक है, कोई लड़ाई के लिए तैयार हो रहा है तो लड़ाई लिए मतलब शो कर रहे हैं, कोई डांसिंग के लिए। तो एक तो ये हो गया कि रिलेशन स्टैब्लिश किया जा रहा है कहीं ना कहीं नेचर में और इंसानों के बीच में। ठीक है, नेचर में और इंसानों के बीच में जो है एक रिलेशन स्टैब्लिश किया जा रहा है। देखिएगा, ये देखिए, इंडिकेट फिलोसॉफिकल व्यूज अबाउट द नेचर ऑफ द ह्यूमन वर्ल्ड। अब ये जो लोग हैं, देखिए ना, वाइल द ह्यूमन रिलेटेड वंस अरेंज्ड इन सुपर इम्पोज्ड बैंड्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ द शील्ड। मैंने दिखाया आपको कि भाई सेंटर में जो है इंसानों को भी रखा गया है। तो कहीं ना कहीं एक फिलोसॉफिकल व्यूज दिखाया जा रहा है, फिलोसॉफी समझ रहे हो, उसको दिखाया जा रहा है अबाउट द नेचर ऑफ द ह्यूमन वर्ल्ड, कि भाई हमारा किस टाइप का नेचर है, क्या नहीं। तो कहीं पे हम डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं तो मतलब खुश हैं, वी आर हैप्पी विद द नेचर, हैप्पी विद द पर्सन इन फ्रंट ऑफ मी, इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, डांस कर रहे हैं हम, दिखाया मैंने आपको अभी। तो
कहीं ना कहीं इससे जो है एक फ्रेंडशिप का भी माहौल नजर आता है, एक वॉर का भी। अब ये डिफरेंट सिचुएशन से कहीं पे हम वॉर के लिए तैयार हो रहे हैं, देखिए कहीं पे हम दोस्ती कर रहे हैं, कहीं पे हम वॉर कर रहे हैं, कहीं पे दोस्ती कर रहे हैं। तो ये हमारा साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू जो है कंप्लीटली शो कर रहा है कि वी आर इन सच अ सिचुएशन दैट इफ समवन इज रियली in against of us and wants to have a war with us, we will have a war with him. And if he is happy with us and wants to make us a friendly relation with us, then definitely I will be sharing my hand for a friendship relation, ठीक है, for friendship friendly relation, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, 2 पॉइंट समझ आ गया आपको। और एक ऐसी चीज़ नहीं है कि सिर्फ यही सब, और भी चीज़ें दिखाई गई हैं, जिसमें इसमें मैरिज दिखाया गया है, जॉयफुल दिखाया गया है, हार्वेस्ट करते हुए लोग दिखाए गए, फार्मिंग दिखाया है, मतलब कहीं ना कहीं हमारी फिलोसॉफिकल जो है पूरी मनोदशा जो है उसको सोखी गई है। 2 पॉइंट क्लियर हो गए। अब मेन बात आती है, सो क्यों किया गया इसको? तो एक कॉस्मोलॉजिकल डिविनिटी का जो है कनेक्शंस दिखाने के लिए। मैंने आपको ये चीज़ अभी जस्ट थोड़ी देर पहले भी बताई थी कि भाई इसको, अब देखो हीरो है, आप खुद बताओ, मैं एक फिल्म बनाऊंगा और मैं इसको हीरो को, मतलब दुश्मनों के पास बम हो, बारूद हो, उनके पास गोला हो, उनके पास जो है मिसाइल्स हो, लॉन्चर हो, लॉन्चिंग पैड हो, राफेल विमान हो मान लेते हैं हम, या कोई भी और विमान हो, F-16 हो, कुछ भी है उनके पास, और हमारा हीरो अगर खाली पैर खाली हाथ आएगा तो व्हाट विल हैपन विद द हीरो एंड व्हाट विल बी द सिग्निफिकेंस। तो इसीलिए सॉरी फॉर इट, इसीलिए जब भी आपका कोई भी हीरो तैयार किया जाता है ना किसी भी स्टोरी में, तो उसे पावरफुल बनाया जाता है, उसे पावरफुल दिखाया जाता है। बट अगर नहीं दिखाया जाएगा तो ये बताओ आप, हु विल बी इंटरेस्टेड टू स्टडी या रीड अबाउट द novel, या फिर will be reading the novel, who will be interested? No one. So definitely it is quite necessary that if you want to make your movie hit or you want to make your novel hit, you definitely will have to design your hero in such a way that the people will be finding it very much interesting to read about, ठीक है। तो एक इसका जिक्र कर दिया गया, शील्ड का आ गया तो मतलब भगवान का आशीर्वाद है, लड़ेगा, लोगों को मजा आएगा वॉर वगैरह देखने में, पढ़ने में। अब तो चलो मूवीज बन गई, पहले तो सिर्फ किताबें पढ़ के लोग जी रहे थे, तब था क्या सिनेमा, तब था क्या उनके पास कैमरा, तब था उनके पास स्मार्टफोन, नो, दे वर हैविंग लैपटॉप, नो, दे वर हैविंग ग्राफिक कार्ड, मेमोरी कार्ड, ये वो नहीं था ना, तो उनके पास किताबें थी, तो दे वर एंजॉइंग बाय रीडिंग ओनली द बुक्स ओनली, ठीक है। बाद में थिएटर का कॉन्सेप्ट आया, फिर थिएटर से फिर उसकी मूवी की डिमांड आई, मतलब मूवी मतलब कैमरे का इन्वेंशन हुआ, फिर पर्दा वगैरह पता नहीं, फिर मूवीज वगैरह, ये सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। ये मैंने आपको चीज़ें बता दी थी कि प्रेम के बेटे की जो है डेड बॉडी लौटाने आया था ये हेक्टर की। ये आप पढ़ लेना, फालतू की चीज़ें तो नहीं है, वैसे ये आप लोग खुद पढ़ोगे तो ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। मैंने मेन पॉइंट यहाँ पे नोट कर रखा है। देखो शील्ड है ना, इन इंपॉर्टेंट थ्योरेटिक रोल प्ले टू इन द होमरिक नैरेटिव। अब बोलोगे कि सर इसकी नीड क्यों पड़ी, तो मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि अगर नहीं ऐसा दिखाया होता तो क्या आपकी स्टोरी हिट होती? नहीं होती। तो कहीं ना कहीं ऑडियंस के, क्या बोलते हैं उसे, ऑडियंस के मनोरंजन के लिए, ठीक है, इस चीज़ के लिए जो है कहीं ना कहीं शील्ड का जिक्र किया गया। नहीं तो क्या फ़ायदा, बताओ ना, अंदर उसने क्या पहना है क्या नहीं, व्हाट इज़ द मैटर टू डिस्कस दिस क्वेश्चन कि उसने पहना है कि नहीं पहना कोई शील्ड, कोई उसने आर्मर लगाया नहीं लगाया, लड़ना है लड़ो भाई, जाके भाला लेके लड़ो जाके। बट द पॉइंट इज दैट वी द ऑथर नीडेड टू tell the audience that yes, our hero is also ready for it, and even the gods will be helping him, cause there is sun, there is moon, there are stars in the middle of the Achilles shield, and definitely they are going to help Achilles. Second point, डिवाइन पावर्स की इंटरवेंशन तो आप आराम से देख सकते हो, मैंने ये पॉइंट अभी बस जस्ट अभी बताया आपको कि भाई भगवान हेल्प करेंगे, ठीक है। एक चीज़ और है, आप ये बताओ, जब किसी को आप ये बताओ दवाई किसको दी जाती है? जो बीमार होता है। तो कहीं ना कहीं अगर शील्ड इसको दी जा रही है अक्लीज को, तो कहीं ना कहीं अक्लीज के मन में ये तो होगा ना यार कि मेरे को शील्ड इसलिए दी जा रही है क्योंकि मैं वीक हूँ, मैं बिना, मान लो कोई भाला, मान लेते हैं कि आप इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो, कोई आपको पता है कि भाला मारने आ रहा है कोई मेरे को, तो आप बच तो सकते हो बिना शील्ड के भी। तो कहीं ना कहीं इसको अगर शील्ड प्रोवाइड किया जा रहा है तो इसके मन में तो एक साइकोलॉजिकल डेड एंड होगा ना इसका, कि भाई कहीं ना कहीं एक दिन तो मरना ही है, मैं भी जो है निराश, देखो ये भी निराश होगा ना कि मेरे को एक शील्ड इसलिए दी जा रहा है, हो सकता है कि कभी मेरी जो है मौत आ जाए। तो कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी देखा जा सकता है, ये भी चीज़ जो है शील्ड के थ्रू से नज़र आ सकती है हमें, ठीक है। कल्चरली और सोशली बहुत सारी चीज़ें जो है देखी जा सकती हैं इसी शील्ड के थ्रू से, जिससे ये हमें पता चलता है कि द काइंड ऑफ वॉर दैट वर बीइंग फॉट इन द पास्ट एज की किस टाइप से लड़ाइयाँ होती थी, सारा कुछ भी जो हमें पता लग जाता है। और भी छोटे मोटे पॉइंट्स हैं जो कि आपको डिस्कस करने हैं, ये आप पढ़ लेना खुद, ठीक है। मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, बहुत ही ईजी है, कुछ भी हार्ड नहीं है ये सारी चीज़ें। एंड आई हैव यूज दिस कंक्लूजन, आप यहाँ से पूरा टेप देना अगर चाहते हो तो, बस कुछ चीज़ें समझना है तो यू कैन लीव इट, बट द पॉइंट दैट आई हैव मेंशन हियर विद मार्क्ड हियर with highlighter, you just need to follow all that, and if you will be leaving then definitely you are going
टू फेस अ मार्क्स लॉस आपको ही होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको सिंपली जो है टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लेना है। वहाँ पे आपको लिखना है, आपको @ लगा के लिख लेना है। चलो @LITERARYMIND। उसके बाद जो है आपको ये वाला चैनल ज्वाइन कर लेना है। देख लीजिए एक बार मेरी फोटो लगी हुई होगी और इसमें लिखा होगा कि कितने सब्सक्राइबर हैं। तो यहाँ पे इसको ओपन कर लेना। यहाँ पे जो है आपको ये सारी वीडियोस वगैरह जो हैं जो भी दिखी मतलब होंगी वो दिख जाएंगी। और इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी मैंने जो है शेयर कर रखी है। देखिए यहाँ पे देखिए PDF वगैरह शेयर कर रखी है ऑलरेडी। सो बहुत सारी नोटिफिकेशन आपको वगैरह जो भी हैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी। सो प्लीज़ बने रहिएगा यहाँ पे, ठीक है। बाकी वीडियो कैसी लगी आप लोगों को प्लीज़ जो है आप बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अभी तक अगर नहीं किया। इसके साथ ही जो है अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप पे कॉपी लिंक करके, जीमेल, जहाँ पे भी जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो आप। टेलीग्राम पे जो है आपको मिल जाएगा, मैंने अभी दिखाया था आपको कि PDF कहाँ से डाउनलोड करना है। तो जस्ट यू इन्जॉय एंड आई होप कि नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से और किसी नए टॉपिक के साथ मिलूंगा मैं आप लोगों से। सो टिल नाउ थैंक यू, विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।